हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को मेरा। चलिए आ जाते हैं हम लोग अपने अपने करते हैं सर। और कल आप लोग कहाँ तक देखे थे, कुछ याद है? अगर कुछ याद है तो बता दीजिए, नहीं याद है तो ये भी बता दीजिए सर। ठीक है, हम देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे कहाँ तक हुआ था आप लोगों का। वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर होगा अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। LPCBT2 इलेक्ट्रीशियन बैच है ना, ये PDF 4 नंबर का PDF क्या था, जरा एक बार हम चेक कर लेते हैं हम लोग। वाह पे वाह, गजब का चित्र दिया गया था सर, बहुत चित्र दिया हुआ था। अब लीजिए ना, कल आप लोग देख लिए थे सर लैप बाइंडिंग आप लोग देख रहे थे। लैप बाइंडिंग के बाद आर्मेचर के आपका आप आर्मेचर स्लॉट्स में जो बाइंडिंग किया जाता है वो दो तरह का, एक लैप बाइंडिंग और एगो वेव बाइंडिंग। तो आज हम लोग दूसरा बाइंडिंग देख ले रहे हैं। दूसरा हमारा हो गया ए की बी था हमारा, तो कहिएगा ए नंबर था कि बी नंबर। तो लीजिए सर, हम यहाँ बी नंबर में लिख देते हैं क्या, वेव बाइंडिंग, WAVE वेव, DING वेव बाइंडिंग की बात करते हैं। वेव का मतलब क्या होता है सर? वेव का मतलब होती है तरंग होती है। वेव का नाम क्या है? तरंग कुंडली कहते हैं हिंदी में, इसी का नाम क्या है, तरंग कुंडली। कुंडली कहते हैं, तरंग कुंडली वेव बाइंडिंग। सुनिए, इसके पहले आप लोग देखे थे सर, लैप बाइंडिंग देखे थे। लैप बाइंडिंग को बांटे थे, वहां पर आपका डुप्लेक्स देखे थे, ट्रिप्लेक्स देखे थे ना। तो लैप बाइंडिंग में हम लोग डुप्लेक्स देखे थे, ट्रिप्लेक्स देखे थे, आपका क्वाड्रिप्लेक्स देखे थे हम लोग। यहाँ पर इसमें कम्यूटेटर पिच YC का मान 2 रखा जाता है, एगो में 3 रखा जाता है, एगो में 4 रखा जाता है। ठीक है। अब हम लोग वेव बाइंडिंग में देखेंगे। हम लोग लैप बाइंडिंग को पैरेलल बाइंडिंग कहे थे, तो इसको हम लोग कहेंगे सर सीरीज बाइंडिंग कहते हैं। तो कह देंगे कि ये क्या है, इसे सीरीज बाइंडिंग या इसी को हम लोग तरंग कुंडली भी कहते हैं। इसे सीरीज बाइंडिंग कहा जाता है। इसे सीरीज बाइंडिंग कहा जाता है। चलिए भाई मेरे, इसे सीरीज बाइंडिंग कहा जाता है। कौन बाइंडिंग? तो इसका नाम है सर सीरीज बाइंडिंग। इसे सीरीज बाइंडिंग कहा जाता है। और इसमें कहिएगा समानांतर मार्गों की संख्या 2 होती है। इसमें समानांतर मार्गों की संख्या 2 होती है, लेकिन ये लैप बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर थी। इसमें समानांतर मार्गों की संख्या 2 होती है। इसमें समानांतर मार्गों की संख्या 2 होती है। का मतलब ये हो गया कि इसमें A बराबर कहिएगा हमेशा 2 होगा। कहा जाएगा कि वेव बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या को हम A से दिखाए हैं, 2 होती है इसमें, ठीक ना, 2 होती है। इसमें कुल करंट केवल 2 मार्गों में ही बंटता है। इसमें टोटल करंट जो होती है ना, 2 मार्गों में ही बंटता है। इसमें कुल करंट जो होता है, इसमें कुल करंट 2 मार्गों में बंटता है। इसमें कुल करंट 2 मार्गों में बढ़ता है। कितने मार्ग में? इसमें कुल करंट 2 मार्गों में बढ़ता है, 2 मार्गों में ही बढ़ता है आपका। कहिएगा इस बाइंडिंग वाले आर्मेचर में 2 समानांतर मार्ग होते हैं, वही ना। और ये कहाँ उपयोगी है? तो यह अधिक वोल्टेज और कम करंट वाली मशीनों में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अधिक वोल्टेज, 2
एवं कम करंट वाली मशीनों में, यह अधिक वोल्टेज एवं कम करंट वाली मशीनों में उपयोग की जाती है, उपयोग की जाती है। बातों को समझ लीजिए। क्या है सर? इसे सीरीज बाइंडिंग कहते हैं, तरंग कुंडली कहते हैं। इसमें समानांतर मार्गों की संख्या 2 होती है, माने A बराबर 2 होती है। इसमें कुल करंट 2 मार्गों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है इसमें कुल करंट। यह अधिक वोल्टेज और कम करंट वाली मशीनों के लिए उपयोगी है। तो कहिएगा इस बाइंडिंग वाले आर्मेचर में 2 समानांतर मार्ग होते हैं। कहिएगा इस बाइंडिंग वाले आर्मेचर में, ये लिख दीजिए, जगह भर दीजिए। इस बाइंडिंग वाले आर्मेचर में, इस बाइंडिंग वाले आर्मेचर में 2 समानांतर मार्ग होते हैं, 2 मार्ग होते हैं, 2 समानांतर मार्ग होते हैं। कितने? तो इस बाइंडिंग वाले आर्मेचर में 2 समानांतर मार्ग होते हैं। ये बातें में इस बातों में ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, ये बातें महत्वपूर्ण है और ये बातें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है सर। 2 बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, दोनों से क्वेश्चन पूछी जाती है, दोनों से प्रश्न पूछी जाती है। तो प्रश्न पूछी जाएगी तो जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा ना। जब प्रश्न ही पूछी जाएगी तो जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, हमें तो जवाब देना है नहीं सर। जवाब तो आपको देनी है, हमें तो कोई जवाब नहीं देनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अब आगे आ जाते हैं हम लोग अब यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन अब यहाँ से हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। एक आध गो क्वेश्चन दे रहे हैं, बना दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। हाँ, एक आध गो क्वेश्चन दे रहे हैं, बना दीजिएगा, बन जाएगा आपसे। सही सही बनाइएगा लेकिन, ठीक ना, सही सही बनाइएगा, बन जाएगा आपसे। चलिए एक छोटा सा हम नमूना पेश करने जा रहे हैं। देखिए नमूना 1, नमूना का मतलब क्वेश्चन हो गया सर। नमूना का मतलब होता है प्रश्न होती है, नमूना माने प्रश्न हो गया। लिखते हैं लैप बाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है? कहिएगा लैप बाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है? उपयुक्त है, लैप बाइंडिंग किसके लिए उपयुक्त है? पहला नंबर कर दे रहे हैं, निम्न वोल्टेज निम्न विद्युत धारा वाली डीसी जनरेटर, लो वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर। लिख दे इंग्लिश में, लो वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर। चलिए लो वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर। दूसरा नंबर में कर दे रहे हैं, लो वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर, हाई वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर। ये कह दीजिए, कहिएगा हाई वोल्टेज लो करंट डीसी जनरेटर हो गया। तीसरा नंबर में उलट दीजिए, कह दीजिएगा कि दोनों लो तो दोनों हाई कर दीजिए। अब कहिएगा हाई वोल्टेज हाई करंट डीसी जनरेटर। अब इसका उल्टा कर दीजिए सर, क्या कर दीजिएगा यहाँ पर? इसको कर दीजिएगा लो, इसको क्या बोल दीजिएगा? एगो को लो कर दीजिएगा, एगो को कर दीजिए लो वोल्टेज, और फिर कह दीजिएगा लो वोल्टेज, और यहाँ पर कहिएगा हाई करंट डीसी जनरेटर। देखिए तो एक समान नहीं ना हुआ, एक समान नहीं हुआ तो बनाइए आप लोग अब यहाँ पर। लैप बाइंडिंग किसके लिए है आपका? जल्दी जल्दी बतला दीजिए आप लोग।
लैप बाइंडिंग किसके लिए है, जरा कमेंट्स में हम देखते हैं आपका। कल बताए थे ना लैप बाइंडिंग, क्या कर दीजिएगा, तो जवाब दीजिए अब यहां पर। अंकुर कुमार जी जवाब दीजिए, अंकुर जी और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, जवाब दिया जाए यहां पर, कौन हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर लैप बाइंडिंग निम्न वोल्टेज उच्च धारा वाले, निम्न वोल्टेज लो वोल्टेज और कहिएगा उच्च धारा वाले, कौन नंबर हो गया सर, डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। लीजिए भाई, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। लीजिए ये वाला जवाब बन गया आपका, ये जवाब बन गया ना। प्रश्न संख्या 2 दे देने जा रहे हैं। ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा, ऐसा ऐसा सवाल पूछेगा, तो ऐसे ऐसे सवालों को जवाब दीजिएगा आप लोग। लिख रहे हैं कि वेव बाइंडिंग में, वेव बाइंडिंग में, वेव बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या किसके बराबर होती है। वेव बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है। यही तो सवाल हो गया सर आपका, यही सवाल हो गया। तो अब बताइएगा, a बराबर 2 कर दे रहे हैं, a बराबर p कर दे रहे हैं। तीसरा नंबर में कह रहे हैं कि a बराबर 4 कर दे रहे हैं, और कह रहे हैं a बराबर 1 कर दे रहे हैं, a बराबर 1। बताइए वेव बाइंडिंग में, लैप बाइंडिंग नहीं है, वेव बाइंडिंग में। तो वेव बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या किसके बराबर होती है। कहिएगा ध्रुव की संख्या के बराबर, कि a बराबर 2, कि a बराबर 4, कि a बराबर 1। तो अभी अभी बताए हैं ना। और यहीं पर एक और लिख देते हैं, लीजिए ना एक और सवाल, एक और सवाल कर दे रहे हैं। लैप बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या समानांतर मार्गों की संख्या डैश डैश होती है, तो पहला नंबर यही ऑप्शन हम कर दे रहे हैं, सेम ऑप्शन हो गया। a बराबर 2 कर दे रहे हैं, बी नंबर में a बराबर p कर दे रहे हैं, सी नंबर में a बराबर 8 कर दे रहे हैं, और डी नंबर में सर a बराबर कह दे रहे हैं, यहाँ पर a बराबर कह दे रहे हैं 4 दिया है, तब 4 कर दे रहे हैं। लीजिए बना दीजिए, तो आप लोग दोनों सवालों का जवाब दीजिए, दोनों सवालों का जवाब दे दिया जाए। यहां से प्रश्न पूछी जाती है सब ये। कौन नंबर हो जाएगा, एक का नंबर हो जाएगा 2, और यहाँ पर a बराबर p। तो ये वेव बाइंडिंग है ना, तो वेव बाइंडिंग अभी अभी बताए हैं आपको हम, वेव बाइंडिंग में आ जाइएगा। तो इसमें a बराबर 2 होती है, a का मान किसके बराबर, तो 2 के बराबर। लीजिए a का मान यहाँ पर 2 के बराबर, यहाँ a बराबर p के बराबर, बी नंबर ऑप्शन सही है। लीजिए एक और सवाल लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर एक सवाल और देने जा रहे हैं। कितना नंबर सवाल होगा ये, जरा देखिए तो कितना नंबर सवाल आ रहा है। सवाल संख्या 4 दे रहे हैं, सवाल संख्या 4।
यहाँ सवाल संख्या 4 में बताइएगा, जनरेटर में आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जनरेटर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डैश डैश के अनुसार, डैश डैश के अनुसार माने कि आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ डैश डैश के अनुसार उत्पन्न की जाती है, डैश डैश के अनुसार उत्पन्न की जाती है। पहला ऑप्शन कलर चेंज कहिएगा कि पहला ऑप्शन कह दे रहे हैं एम्पियर के नियम, दूसरा नंबर में लिख दे रहे हैं लेंज के नियम, तीसरा नंबर लिख रहे हैं फैराडे के नियम, और चौथा नंबर लिख रहे हैं, चौथा नंबर में क्या दे दे सर, चौथा नंबर में चलिए ओम के नियम, किरचॉफ के नियम या ओम के नियम, छोटा सा है ओम के नियम। और जवाब आपके अनुसार, सवाल मेरे अनुसार, जवाब आपके अनुसार, जनरेटर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। ये बात महान वैज्ञानिक फैराडे साहब ने बताया था। कौन बताए थे? फैराडे। इनका क्या कहना था सर कि यही ना बात कहा गया था कि E बराबर होती है -n और कह देते हैं d∅/dt, फ्लक्स परिवर्तन की दर d∅/dt कहिएगा इतना वोल्ट होती है। यही ना कहा गया था कि फैराडे का यही हमारा दूसरा नियम है कि किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का मान जो होती है फ्लक्स परिवर्तन की दर का समानुपाती होती है। तो वही हम लोग d∅, जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा n बराबर कंडक्टर में चालकों की संख्या, और यहाँ माइनस का साइन लेंज के नियम से दिया जाता है। किसी कुंडली में जिस कारण ये में पैदा होती है, प्रेरित होती है, वह उसके कारणों का विरोध करती है जिस कारण वो उत्पन्न होती है, यही तो कहानी था यहाँ पर, यही कहानी है यहाँ पर हमारा, ठीक ना? हाँ, यही कहानी है यहाँ पर। हेलो, अपना जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए ना, जल्दी बोलिए, आप क्या कहना है? कौन ट्रेड है आपका? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एप्लीकेशन पर है आप? एप्लीकेशन पर नहीं है तो एप्लीकेशन पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्लास चल रही है, डीसी जनरेटर चल रहा है अभी। आप कहाँ हैं, भटक कहाँ रहे हैं? आप जुड़ जाइए मिशन रोजगार से। आप दूसरे जगह से पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ लीजिए, आप नहीं पढ़िए, आप यहाँ से। एक बच्चा पूछ रहा है कि मशीन खत्म हो जाएगा, मशीन नहीं यहाँ है, चल रहा है, तो क्या चल रहा है? गजब है। दूसरे जगह भाव पता चल जाएगा ना स्टूडेंट को कि क्या दूसरे जगह भाव पता में पढ़ाता है। ये दिन में कोर्स 2 दिन में समाप्त करने वाला चीज नहीं है, 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। 2 साल के कोर्स को हम अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर क्वेश्चन सर आप लोग बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब का सब बनेगा। अरे हमारा प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो एग्जाम में छपने वाली क्वेश्चन है उस पर ना अटैक करना है, वो भी बनेगा। यही सब तो है, यही को कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप कहिएगा कि सर ये कहाँ से लाएं, तो हम कह रहे हैं कि ये हमने मैग्नेटिज्म से लाया। तो मैग्नेटिज्म पढ़िएगा तभी ना होगा ये, ठीक ना? हाँ, लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। एम्पियर के नियम, लेंज के नियम, फैराडे के नियम, ओम के नियम। तो फैराडे के नियम से दिया जाता है। अब हमारी बात एक और सवाल की ओर जा रही है सर, एक और सवाल की ओर जा रही है। तो उस सवाल की ओर जा रही है तो आप लोग इसका जवाब भी दे दीजिएगा आप लोग, ठीक ना? हाँ, ये सवाल की ओर जा रही है तो जवाब आप लोगों को दे देनी है सर यहाँ पर, ठीक है? हाँ,
चलिए एक हम लोग प्रश्न आ जाते हैं सर, एक प्रश्न और क्या दे दे सर, किस तरह से दे दे कि आप लोग वहां गड़बड़ा जाइए सर। चलिए एक और सवाल दे देते हैं। डीसी मशीन में ये जो पैदा होता है आर्मेचर में ना, ईएमएफ पैदा होती है, आर्मेचर स्लॉट्स में जो पैदा होती है यहीं पर आपका ईएमएफ पैदा होती है, बताए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन संख्या 5, क्वेश्चन संख्या 5 हम क्वेश्चन भी करवाते हुए चल रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक बच्चा का फोन आया था, वो कह रहा है कि सर आपसे ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, बहुत जगह ट्रेड पढ़ लिए हैं कि मशीन वाला पार्ट्स में दिक्कत होता है, कि मशीन वाला पार्ट्स का बेसिक में आपको दिक्कत होता है तभी ना मशीन वाला में दिक्कत है। बेसिक शुद्ध से नहीं पढ़ ले तो मशीन वाला में दिक्कत नहीं होगा। ये आप लोगों को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, सब आप लोगों को लग रहा है कि ये कुछ नहीं है सर, ये तो फिजिक्स से भी आसान चीज लग रहा है आपको। हाँ सर ट्रेड का मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ बढ़ रहा है, बढ़ेगा 15-20 के बीच में आ रही है। अरे बहुत नंबर है आपका, काहे परेशान है। और हाँ ऑफलाइन क्लास आप लोगों का सर मंगलवार से शुरू हो जाएगी, मंगलवार से। जो स्टूडेंट हमारे मुसल्लापुर हाट के इर्द गिर्द में हैं सर, इर्द गिर्द में मुसल्लापुर हाट के बगल अगल में जो स्टूडेंट हैं, आज हमसे 2 बजे के आसपास मिलिएगा, नहीं ऑफिस बंद रहेगी तो हमको कॉल कीजिएगा आप, ठीक है। 2 बजे के आसपास मिलिएगा, उनसे एक काम है हमको, थोड़ा बहुत ये ऑफलाइन वाला जो क्लास हो रही है ना, थोड़ा बहुत बेंच को इधर उधर अरेंज्ड करना है, कहाँ पर क्या लगानी है, किस तरह से है, ये थोड़ा हमको डिस्कस करनी है, ठीक ना। हाँ ये थोड़ा बहुत डिस्कस करनी है, कॉल कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 5वां नंबर सवाल पर आ जाते हैं। एक और जब सवाल दे दिए है, डीसी मशीन में आर्मेचर ईएमएफ का, डीसी मशीन में यहां लिख रहे हैं, डीसी मशीन में आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ डैश डैश प्राकृति की होती है। हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा, डैश डैश प्राकृति की होती है, डैश डैश प्राकृति की होती है। डीसी मशीन में आर्मेचर में उत्पन्न, डीसी मशीन में आर्मेचर ईएमएफ का, डीसी मशीन के आर्मेचर में तो डैश प्राकृतिक की होती है, के कर दीजिएगा तो थोड़ा बहुत अच्छा भाषा हो जाएगा। डीसी मशीन के आर्मेचर में, तब पहला नंबर लिख दे रहे हैं सर स्क्वायर, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, स्क्वायर कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर लिख रहे हैं रेक्टेंगुलर। तीसरा नंबर में लिख रहे हैं ज्यावक्रीय, साइनोसोडल, साइनोसोडल। और तीसरा नंबर लिख रहे हैं आरी के जैसा, आरी भी लिख सकते हैं और नहीं तो हम यहां त्रिभुजाकार भी लिख सकते हैं, साइनोसोडल, SINOSOIDL, साइनोसोडल SOI छूट गया है सर यहाँ पर, SOIDAL, साइनोसोडल। और यहां लिख दे रहे हैं त्रिभुजाकार लिख रहे हैं। बताइए तो, जवाब दीजिए तो, इसका जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। क्या हो गया, डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न, आर्मेचर में कह रहा है, क्या चीज में कह रहा है कि आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ डैश डैश प्राकृति की होती है। जो हमारा आर्मेचर में जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो ज्यावक्रीय होता है। क्या होता है, ज्यावक्रीय।
और एगो छोटा सा नोट लाइन हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, जबरदस्त नोट लाइन, जबरदस्त जबरदस्त नोट लाइन। कह दिया जाए कि डीसी मशीन के आर्मेचर का, आर्मेचर एमएमएफ, अगर आर्मेचर में जो एमएमएफ पैदा होता है, आर्मेचर एमएमएफ, देखिए आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, यहां लिखे डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ M/C माने मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ बराबर कहिएगा जयावक्रिय होती है, साइनोसोडल होती है। लेकिन बताइएगा आर्मेचर एमएमएफ जो होती है ना, आपका आर्मेचर एमएमएफ जो होती है, आर्मेचर का एमएमएफ जो होती है त्रिभुजाकार, वेव फॉर्म जो होती है तरंगाकार जो होती है, त्रिभुजाकार होती है, ठीक ना। अब ये लीजिए नोट लाइन नंबर 1 हो गया यहां पर, ये नोट लाइन नंबर 2, 2-3 गो बातें हम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रही है हमको। कहिएगा आर्मेचर में एमएमएफ की प्रकृति, एमएमएफ की, देखिए एमएमएफ की, आपका एमएमएफ आर्मेचर में एमएमएफ होती है ना, तो आर्मेचर में एमएमएफ का अगर पूछ दिया जाए कि वेव फॉर्म कैसा होता है, आर्मेचर में एमएमएफ की का वेव फॉर्म माने किस फॉर्म में रहता है, वेव का फॉर्म, एमएमएफ आर्मेचर में एमएमएफ का वेव फॉर्म बराबर होता है त्रिभुजाकार होती है। अगर एमएमएफ पूछेगा तो त्रिभुजाकार कहिएगा, ठीक ना। आर्मेचर में एमएमएफ का वेव फॉर्म त्रिभुजाकार कहिएगा, ठीक है। अगर वही कह दिया जाए कि क्षेत्र का एमएमएफ आयताकार होती है, कहिएगा कि क्षेत्र का एमएमएफ, कहिएगा आर्मेचर में एमएमएफ का, और अगर वही कह दिया जाए कि मशीन में क्षेत्र का, डीसी मशीन में क्षेत्र का, कहिएगा डीसी मशीन में क्षेत्र का, क्षेत्र माने फील्ड का एमएमएफ बराबर कहिएगा आयताकार होती है। कैसा होती है, कहिएगा क्षेत्र का एमएमएफ आयताकार होती है, क्षेत्र का एमएमएफ कैसा होती है, आयताकार होती है। ये 3 गो बातें याद रखिएगा आप लोग, 3 बातें याद रखिएगा ये, ठीक ना। हाँ चलिए, यहां पर सर आप लोगों के लिए हम 3 बात बोले हैं कि आर्मेचर में जो ईएमएफ का वेव फॉर्म कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। क्षेत्र का एमएमएफ, क्षेत्र में एमएमएफ का वेव फॉर्म, क्षेत्र में एमएमएफ कहिएगा, क्षेत्र एमएमएफ का वेव फॉर्म कैसा होता है, क्षेत्र का एमएमएफ ऐसे कर दीजिए रंगा, क्षेत्र माने क्या हुआ, फील्ड एमएमएफ का, फील्ड में एमएमएफ का वेव फॉर्म, ऐसे कर दीजिए, भाषा में हो जाएगा। फील्ड में एमएमएफ का वेव फॉर्म जो होती है, वेव फॉर्म बराबर होती है आयताकार होती है। लेकिन वही कह दिया जाए कि आपका आर्मेचर में ईएमएफ का वेव फॉर्म कैसा होता है, साइनोसोडल होती है।
तो 3 बातें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने लिखा। 3 बातें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखे हैं। कभी कभी क्या बार बार ये पूछा जाता है, देखना पड़ेगा कि किसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। हाँ, फिर एक और सवाल दे रहे हैं, सवाल संख्या 6, सवाल संख्या 6 दे रहे हैं, प्रैक्टिस करना है सर मोर देन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगी यहां से। सवाल संख्या 6 में कर दे रहे हैं कि डीसी जनरेटर आर्मेचर बाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ होता है। डीसी जनरेटर, कहिएगा डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर आर्मेचर बाइंडिंग में, आर्मेचर बाइंडिंग में, बाइंडिंग में डीसी जनरेटर आर्मेचर बाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ है, प्रेरित ईएमएफ है। चलिए भाई, किस प्रेरित ईएमएफ का अगर वेव फॉर्म पूछ दिया जाए, वेव फॉर्म पूछ दिया जाए कि वेव फॉर्म क्या होती है, तो कहिएगा प्रेरित ईएमएफ का वेव फॉर्म, डीसी मशीन के आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ का वेव फॉर्म पूछ दिया जाए कि वेव फॉर्म कैसा होती है, उत्पन्न ईएमएफ का वेव फॉर्म, यहां पर जोड़ दीजिए ना, वेव फॉर्म बराबर जायावक्रीय, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइनोसोडल, साइनोसोडल होती है, ठीक ना, जायावक्रीय होती है, साइनोसोडल होती है। लीजिए, अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, इसको हम यहां से कन्वर्ट कर रहे हैं, कहिएगा एसी, दूसरा नंबर में डीसी, तीसरा नंबर में बोथ एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी, और चौथा नंबर में, चौथा नंबर में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो गया। यहां पर बता दीजिए सर, यहां पर कौन हो जाएगा आंसर इसका, फटाफट आंसर दीजिए सर, आप लोग तो जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरी ओर से सर, एक छोटी सी पहल है आपके लिए। क्वेश्चन संख्या 7, तो क्या होगा, एसी ना, कहिएगा लैप बाइंडिंग तथा वेव बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग तथा वेव बाइंडिंग डैश डैश का प्रकार है, डैश डैश का प्रकार है, डैश डैश का प्रकार है। पहला ऑप्शन एसी बाइंडिंग, दूसरा ऑप्शन डीसी बाइंडिंग, तीसरा नंबर में दोनों एसी एंड डीसी, और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जिस स्टूडेंट का बेसिक कमजोर होगा ये सब दिक्कत होगा सर, इसी कारण हम बेसिक पर थोड़ा सा, बेसिक से लेते हुए हम लोग एडवांस लेवल की ओर गए हैं। हम आपको कमर्शियली नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम कोरम पूरा करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम पास करने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको हम 75 नंबर के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, 75 में हर एक वनडे कंपटीशन के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ ये मत अपने मन में बैठा लीजिएगा कि सर लोको पायलट CBT2, अरे CBT2 में तो यहाँ से सब लोग पास कर जाएंगे अब, लेकिन हमारा काम है कि अन्य एग्जाम के लिए जो जुड़े हुए हैं, बिजली विभाग के लिए, UPPCL के लिए, चाहे DMRC के लिए, चाहे सेल के लिए, उस सब लोगों से बनेगी सवाल, क्योंकि हम 0 से टॉप लेवल तक की चीज हो आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए, कौन हो जाएगा आंसर इसका?
कौन हो जाएगा आंसर, फटाफट बतलाइए सर आप लोग, कितना नंबर होगा? ऑप्शन ए राइट। एसी, अरे गजब हाल है। एसी, इसका 7वां नंबर का बताइए ना, 7वां नंबर का 9:48 में। एक बच्चा देखिए सर, गजब हाल है। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग डैश डैश का प्रकार है, डीसी बाइंडिंग में ना आता है। बाप रे बाप, गजब हाल है। बड़का बड़का क्वेश्चनवा बना दे रहे हैं, छोटका में घसक जा रहे हैं आप लोग। अरे भैया, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट्स में ना बाइंडिंग होती है, ये हमारा डीसी बाइंडिंग में ना आता है। ये डीसी बाइंडिंग में है, ये हमारा डीसी बाइंडिंग के अंतर्गत आता है। बाप रे बाप, गजब हाल है आप लोगों का सर। 7 गो क्वेश्चन बताए हैं, 7 खाने चीत हो गए आप लोग अभी तक। चलिए बी नंबर होगा। फिर कैरियर क्लासेस फिर गलती कर दिया ये। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको बताए हैं कि ये एसी मशीन पढ़ रहे हैं आप लोग की डीसी मशीन पढ़ रहे हैं, तो कहिएगा डीसी मशीन पढ़ रहे हैं सर, अभी एसी के चर्चे नहीं किए हैं। अरे आर्मेचर के स्लॉट्स में जो ईएमएफ पैदा होती है वो ना एसी होती है, लेकिन हम तो यहाँ पर आपको बतला रहे हैं सर, डीसी मशीन पढ़ा रहे हैं, तो लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग डीसी मशीन का बाइंडिंग है हमारा। अब यहाँ पर हम अब कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर आर्मेचर बाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ का मान किस सूत्र से निकाला जाएगा? तो ये प्रेरित ईएमएफ का मान बताइएगा किसने ज्ञात किया था, तो कहिएगा फैराडे साहब के दूसरे नियम से। और दूसरा नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना दूसरा नियम? हाँ सर, दूसरा नियम पढ़े हैं आप लोग। तो हम अब यहाँ लिखने जा रहे हैं कि डीसी जनरेटर आर्मेचर में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ का मान, डीसी जनरेटर आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ या प्रेरित ईएमएफ का मान निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। ये कौन सा सूत्र है सर? तो सूत्र देखिए सर, यही है हमारा। ई बराबर छोटा ई चाहे बड़ा ई लिख दीजिएगा, फाई जेड एन पी, कहिएगा फाई जेड एन पी और बटा 60 ये ऐसे कर दीजिए ना, इतना वोल्ट हो गया ईएमएफ। लीजिए भाई, यहाँ पर बड़ी जबरदस्त सूत्र आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया। कहिएगा डीसी जनरेटर आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ का मान निम्नांकित सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। कौन सूत्र हो गया? फाई जेड एन पी बटा 60 ए हो गया, यही सूत्र हो गया हमारा। क्या क्या कौन सा टर्म है, तो यहां पर लिख दीजिएगा, जहां फाई बराबर क्या हो गया, इसको फाई कह दीजिएगा। फाई बराबर प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स हो गया, फाई बराबर हो गया प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स, प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स क्या चीज में? वेबर में होती है। बताइए जेड का मतलब क्या हो गया? जेड माने क्या हो गया सर? जेड बराबर आर्मेचर में उपस्थित चालकों की संख्या। कौ गो कंडक्टर है? आर्मेचर में उपस्थित टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, उपस्थित चालकों की संख्या,
कभी कभी कह देगा कि आर्मेचर में उपस्थित चालकों की संख्या, स्लॉट्स दे देगा, एक स्लॉट्स में इतना है, तो टोटल चालकों की संख्या निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ n बराबर किसका, आरपीएम, कौन गति करता है, तो कहिएगा आर्मेचर की चाल हो गया, आर्मेचर की स्पीड, आर्मेचर की स्पीड हो गया, क्या चीज में भैया, तो कहिएगा जी सर आरपीएम में, आरपीएम में हो गया। और यहाँ पर बाकी सब तो देख लिए, P बराबर हो गया पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स हो गया, कौ पोल वाला है, कम से कम कौ पोल, 2 पोल होती है ना कम से कम। और ये बताइएगा A बराबर हो गया समानांतर, समानांतर मार्गों की संख्या, मार्गों की संख्या, समानांतर मार्गों की संख्या हो गया, ठीक है। हाँ, समानांतर मार्गों की संख्या, मार्गों की संख्या हो गया, समानांतर मार्गों की संख्या हो गया ये, ठीक है सर। हाँ हो गया तो सर समानांतर मार्गों की संख्या। अब लीजिए E बराबर 5ZN, E बराबर 5ZN, E लिखिए छोटा से चाहे E लिखिए बड़ा से, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, स्वतंत्र ही नहीं सर जी सब कुछ है आप लोग, ठीक ना। हाँ, E बराबर ये छोटा E लिखिए चाहे बड़ा E, तो बड़े E लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक ना। आप नाराज मत होखिए, E नंबर 12 ही लिख दे रहे हैं। E बराबर 5ZN आपका ये सब का सब हो गया यहाँ पर। अब एक बात बताइए, E फाई का समानुपाती Z का, तो ये बताइए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N का होती है, तो ये बताएंगे कि ये जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ज़्यादा ये में पैदा होगा ना, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N का, कहिएगा कि जितना ज़्यादा स्पीड से गति करेगा आर्मेचर उतना ज़्यादा उसमें EMF पैदा होती है, उतना अधिक उसमें EMF, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आती है। अब यहाँ पर देखिएगा एक बात और, हमारा लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में आप लोग देखे हैं ना, अभी अभी आप लोग देखे हैं कि सर एगो लैप बाइंडिंग होता है, एगो वेव बाइंडिंग होती है। तो आप लोग पढ़े हैं कि लैप बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या ध्रुव की संख्या के बराबर होती है। हम यहाँ लिख देंगे कि लैप बाइंडिंग के लिए, लैप बाइंडिंग के लिए कह दिया जाएगा कि A बराबर P के, तो जब A और P बराबर होगा तो दोनों का मान बराबर होगा तो कट जाएगा, तो A बराबर P, A बराबर P के, इसलिए E बराबर कहिएगा कि 5ZN और बटा क्या बोलिएगा, कहिएगा 60 से मतलब रखिएगा, इतना वोल्ट हो गया हमारा, इतना वोल्ट से मतलब रखना है, वोल्ट हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है सर। ये किस बाइंडिंग में, तो कहिएगा कि हाँ सर हमारा लैप बाइंडिंग के लिए हो गया। लैप बाइंडिंग में A बराबर P होती है, लैप बाइंडिंग में A बराबर P। और याद रखिएगा वेव बाइंडिंग में समानांतर मार्गों की संख्या हमेशा 2 होती है। तो अगर वेव बाइंडिंग रहेगा, पोल की संख्या 8 गो है, 8 गो है, अगर 8 गो है तो 8/2 कर दीजिएगा 4, तो मतलब कि जो वैल्यू मिलेगा उसका क गुना, कहिएगा 4 गुना होगा। तो हम लोग कहेंगे कि लैप बाइंडिंग होती है और एगो वेव बाइंडिंग होती है। तो हम लोग कह देंगे कि लैप बाइंडिंग में आपका, यानी कि लैप बाइंडिंग उच्च धारा और निम्न वोल्टेज के लिए किया जाता है, उच्च धारा और निम्न वोल्टेज। लेकिन जब वेव बाइंडिंग कीजिएगा, वेव बाइंडिंग, तो वेव बाइंडिंग में कहिएगा P का मान कुछ भी, माने कि आपका P का मान अगर 2 दे दीजिएगा, P का मान, तो भाई मेरे कहिएगा 2 दे दीजिएगा तो उसको लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग कह सकते हैं ना। लेकिन 2 से ज़्यादा रहेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा तो P का मान 2 से ज़्यादा और A का मान तो हमेशा 2 ही रहेगा ना। तो अगर ये 4 रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा किस बाइंडिंग में, वेव बाइंडिंग में। तो 4/2 माने इस वैल्यू का क गुना आएगा, 2 गुना EMF आएगा। EMF ज़्यादा आया कि कम आया, ज़्यादा आया। तो लैप बाइंडिंग में कि वेव बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग में अधिक वोल्टेज और कम करंट के लिए, वही बात लिखे भी हैं आप लोग कहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर हमारा वेव बाइंडिंग, यहाँ पर देखिए, तो कहिएगा कि यह अधिक वोल्टेज और कम करंट के लिए, क्या वोल्टेज, तो अधिक वोल्टेज और कम करंट वाली मशीनों में उपयोग की जाती है ना ये।
तो यही तो बातें हैं, इसी चीज़ों को माइंड में सेटल करनी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यही सबसे आता है, ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछी जाती है, इसलिए जवाब भी मैक्सिमम आपको यहाँ से देनी है सर। इसके बाद में हम लोगों को कुछ नहीं है, इसके बाद में हम जनरेटर को बांट कर पढ़ लेंगे। जनरेटर को बांट कर पढ़ेंगे ना, तो डीसी जनरेटर का वर्गीकरण करेंगे, तो प्राइम मूवर के आधार पर बांटेंगे, उसके बाद में हम लोग बांटेंगे उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, उसके बाद में हम लोग उत्तेजना प्रणाली के आधार पर बांटेंगे तो उसको आगे लेकर जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद हम लोगों को वही पढ़ना है, डीसी जनरेटर में कौन कौन सी हानियां होती है वो देखना है, डीसी जनरेटर की क्षमता देखनी है, दक्षता देखनी है, इफिशियंसी देखनी है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन यहीं से आती है, और हम लोगों का 90% नहीं बल्कि 80% क्वेश्चन यहाँ से आती है, और बाकी 20% इसके बाद वाले पोर्शन से आती है, इसलिए इस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देनी है आपको, ठीक है। हाँ, अब यहां से हम एगो छोटा छोटा 2-4 गो सवाल, 2-3 गो सवाल दे रहे हैं आपको, ताकि आपके अंदर जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है वो सर जी जग जाए आपका, ठीक ना। हाँ, जग जाए आपका, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाए हम लोग अब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर। हम एगो छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए पहले को दे रहे हैं, पहले छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या करते हैं आप लोग, किस तरह से क्वेश्चन को बना पाते हैं आप लोग। छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं सर यहाँ पर। क्या क्वेश्चन दे दिया जाए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें क्वेश्चन पहले छोटा से उठाकर बड़ा की ओर ले जा रहे हैं आपको। लीजिए सर, क्वेश्चन संख्या 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए, कहिएगा डीसी मशीन की, डीसी एम/सी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए, यदि दो गुनी कर दी जाए, यदि दो गुनी कर दी जाए तो, यदि डीसी मशीन की चाल दो गुनी कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए, और आपका फ्लक्स स्थिर रहे तो, फ्लक्स को स्थिर रखा जाए, कर दी जाए, और फ्लक्स स्थिर, और फ्लक्स स्थिर रहे तो, और फ्लक्स स्थिर रहे, और फ्लक्स स्थिर रहे तो, और फ्लक्स स्थिर रहे तो उत्पन्न ईएमएफ, यदि डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तो प्रेरित ईएमएफ, तो प्रेरित ईएमएफ, तो प्रेरित ईएमएफ, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। दूसरा ऑप्शन में कर दे रहे हैं आपका, दूसरा ऑप्शन में कर दे रहे हैं सर, यहां पर कर दे रहे हैं दुगुनी हो जाएगी, दो गुनी हो जाएगी। तीसरा नंबर में 1/2 गुनी हो जाएगी। तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर में कह दीजिएगा कि 1/4 गुनी हो जाएगी। एगो सवाल ये हो गया। सवाल संख्या 2, सवाल संख्या 2 में हम देने जा रहे हैं सर एक और सा आपके लिए सवाल।
सवाल संख्या 2 में कर दे रहे हैं सर। पहले इसको बना दीजिए, तो आप लोग पहले इसको बना दीजिए, उसके बाद सवाल संख्या 2 हम दे रहे हैं, तुरंत ही दे रहे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अब इसका जवाब दे दीजिए आप लोग, कौन हो जाएगा, कौन नंबर हो गया सर? ताकि अरे पहला का भी दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बाप रे बाप, प्रभु आप लोग काहे इतना गलती करते हैं, कभी कभी बुझावन बुझाते हैं। एगो गांव में हम पढ़े, जब होता था ना, देखिए गांव में हम जब बचपन में थे तो हमको याद है, हम सब कहते थे ना कि 5 गो दोस्त हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, लड़का उस समय बच्चा थे ना, तो ये कहते चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, चिड़िया उड़ चिड़िया उड़, ठीक ना, कबूतर उड़ कबूतर उड़। आपका फिर कह रहे थे मैना उड़ मैना उड़, हाथी उड़ तो उठा देता था हाथ, हाथ उठा देता था, तो इसका मतलब कि उसको पनिशमेंट था। क्या पनिशमेंट? तो ऐसे हाथ निकालता था और उसको हम लोग ऐसे मारते थे, ऐसे मारते थे। तो आप लोग काहे से गलती करते हैं? चिड़िया उड़, कबूतर उड़ कबूतर उड़, मैना उड़, हाथी उड़ तो हाथी उड़, घोड़ा उड़ तो घोड़ा उड़, सब उड़। हम अभी अभी बताए हैं आपको, हम अभी अभी बताए हैं कि इसी कारण हम दूसरा क्वेश्चन नहीं दिए थे कि कोई ठीक नहीं है कि हमको कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ई बराबर फ्लक्स स्थिर है तो प्रेरित ईएमएफ ई बराबर हम लोग कह देंगे यहां पर फाई जेड एन और बटा 60 गुने पी बटा ए। तो अब बताइए, फ्लक्स स्थिर है, चालकों की संख्या से कोई मतलब है नहीं, और यहां पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन का है, बताए हैं ना। तो कह रहा है कि ये फ्लक्स, ये चाल, यदि मोटर की चाल, तब मोटर का गति करने वाला भाग कौन? आर्मेचर ना होता है। तो आर्मेचर की स्पीड है, नहीं बताए थे यहाँ पर, आर्मेचर की स्पीड अगर दुगनी कर दिया जाए तो दुगनी का एन स्क्वायर है कि 4 गुना कर दीजिएगा, दुगनी कर दिया जाए तो दुगनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। लीजिए आपका सवाल हो गया यहां पर ये। चलिए एक सवाल और दे रहे हैं हम, एक सवाल और दे रहे हैं, देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं आप लोग। कह रहे हैं कि डिस्ट धारा डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ, डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में कहिएगा, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ डैश डैश के सीधे, डैश डैश के सीधे अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलिएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अनुक्रमानुपाती माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन फील्ड करंट, फील्ड करंट। फील्ड पोल होता है ना, फील्ड पोल पर क्या चीज का तार लपेटा रहता है, कॉपर का तार लपेटा हुआ रहता है, फील्ड करंट। दूसरा नंबर में दे रहे हैं सर, फील्ड करंट हो गया आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या पर, आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या पर, दो गो हो गया। आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या के कर दीजिए, समानांतर पथों की संख्या के 3 नंबर में देने जा रहे हैं। 3 नंबर में हम देने जा रहे हैं सर, कह रहे हैं कि डैम्पर क्वाइल के, डमी क्वाइल के, ठीक ना, यहां डमी क्वाइल के, डमी क्वाइल, डैम्पर क्वाइल के। और चौथा नंबर दे रहे हैं सर यहां पर आपका ध्रुव फ्लक्स के, पोल फ्लक्स के। बताइए कौन हो जाएगा आंसर, यहां फटाफट बतला दीजिए यहां पर। इसका जवाब दे दीजिए आप लोग, लीजिए। अब आ रहा है एक बंधु का, अब आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, 10-11। लीजिए, अभी अभी एक जवाब दिए हैं, इतना प्यार से बतला रहे हैं सर, क्वेश्चन छूटेगा तो समझ लीजिए गर्दा उड़ा देंगे हम। इतना प्यार से बारीकियों से बतला रहे हैं, एक एक पॉइंट को नोच नोच कर बतला रहे हैं, हवाई नहीं। ये सर मिशन रोजगार है, मिशन रोजगार पर सफलता का प्रतीक है। हमने सर हम अपने रीजन में ऑफलाइन में जब हम 100 स्टूडेंट को पढ़ाते थे ना, तो 100 में 90 का रिजल्ट होती थी, 100 में 90 का रिजल्ट होती थी, हमारा रिकॉर्ड है ये। और ऑफलाइन क्लास आप लोगों का शुरू हो जा रहा है मंगलवार से ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास, आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक ही साथ टेस्ट सीरीज शुरू किया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन के लिए वहां पर, ऑनलाइन के लिए यहां से शुरू करेंगे, ठीक ना। दोनों के फी में अंतर रहेगा। कहिएगा फील्ड करंट हो गया आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या के, आर्मेचर के समानांतर पथों की संख्या के, डमी क्वाइल के या पोल फ्लक्स के। हमने क्या बताया, तो कहिएगा E बराबर φZn, E बराबर क्या होती है, ये यहाँ पर हम लोग देखे हैं ना सर। कहिएगा कि n क्या है, चालकों की संख्या, A माने समानांतर मार्गों की संख्या का उल्टा हो गया ना। और कह रहा है कि सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स के, प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स के। राइट ऑप्शन इज डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा ना। नहीं बताए हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आपका फाई माने क्या हुआ, प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स, प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स हो गया, ये प्रति पोल उत्पन्न फ्लक्स हो गया। तो यहाँ पर बाकी सवाल आप लोगों को हो सके तो कल बताएं सर आप लोगों को, अब ठीक ना। आज यहीं पर ख़त्म कर देते हैं हम लोग, यहीं पर आज हम लोग ख़त्म करते हैं, बाकी क्लासेस आप लोगों की कल होगी, ठीक ना। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे, लेंज, ओम या एम्पियर, क्या बोलिएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है। किसी कुंडली में कहा जा रहा है कि जो ईएमएफ पैदा होती है उस ईएमएफ का मान जो होती है, और ऐसे भी आपका जनरेटर में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में स्लॉट्स कटे होते हैं, उसी में बाइंडिंग स्थापित किया जाता है, और वहां पर जो बाइंडिंग होती है उसी में आर्मेचर में ही ईएमएफ पैदा होती है, और वो ईएमएफ प्रेरित ईएमएफ होती है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, जिसको इस सूत्र से निकाला जाता है। और यहाँ P क्या है, A क्या है, P माने क्या हो गया, नंबर ऑफ पोल्स हो गया, A माने क्या हुआ, समानांतर मार्गों की संख्या हो गया,
और लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग, उसमें हम लोग बाइंडिंग स्थापित करते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग होती है जो कि डीसी बाइंडिंग में आती है। और बाकी क्लास हमारा होगा सर कल, बाकी क्लास क्या होगा, कल होगा। और अब आपसे हम लेते हैं इजाजत। ओके ओके, बाय 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 सर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आराम से पढ़िए सर, दिल से पढ़ा रहे हैं आपको, जीरो से टॉप लेवल तक की चीजों को पढ़ा रहे हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अरे भाई जेई वाले स्टूडेंट भी इसमें इन कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सर बढ़िया रहेगा ना तो आप क्वेश्चन को उखाड़ कर फेंकिएगा, कबाड़ कर फेंकिएगा। डीसी सीरीज जैसा, आपका सीरीज मोटर जैसा कबाड़ दीजिएगा। हम लोग अब फिर